दोस्तों नमस्कार, बिजलियां संजय से मैं कौशल तिवारी। हिमाचल और गुजरात में चुनाव को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी मची हुई है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आते जा रही है, असल मुद्दे चुनाव से गायब होने लगे हैं और एकता फ्रॉड बढ़ने लगा है। एकता फ्रॉड असल में है क्या? राजनीतिक दलों का वह हथियार है जो अच्छा बोलो और बुरा करो, वादे से मुकर जाओ और सत्ता हासिल करने के लिए तमाम तरह का ताम झाम करते चले जाओ। आदमी का जीवन मुश्किल से मुश्किल होता चला जाए, तभी तो सत्ता हासिल होगी। जब तक आदमी अभाव में नहीं होगा, राजनीतिक दल से कौन पैसा लेगा और वोट डालेगा? उनके झुंझुने में कौन आएगा? शायद यही वजह है कि एकता फ्रॉड फिर हिमाचल और गुजरात चुनाव में जबरदस्त ढंग से लागू किया जा रहा है। दरअसल एकता फ्रॉड क्या है? एकता फ्रॉड एक तरह का धोखा है जो आम लोगों से किया जाता रहा। हिमाचल और गुजरात में सत्ता में भाजपा है और उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से वादा भाजपा ने किया था, उसे वह पूरा करने में नाकाम रही है। ऐसी स्थिति में विरोधी दल जब हमलावर हैं और एकता फ्रॉड वे भी करने लगे हैं, नई तरह के वादे करते हैं जिसे प्रधानमंत्री रेवड़ी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, या कहा जाए कि रेवड़ी बताते हैं। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी के सामने असल मुद्दा क्यों गायब हो जाते हैं? दरअसल यह सारा राजनीति का खेल को समझने के लिए आपको आंखें खुली रखनी पड़ेगी, लेकिन कौन आंख खुली रखता है? सब को पट्टा पहना देने के राजनीतिक दलों के चाल में आम आदमी इस तरीके से उलझ जा रहा है कि वह समझ ही नहीं पा रहा है कि उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और यहीं से शुरू होता है आदमी के असल जिंदगी से जुड़े मुद्दों का गायब होना। असल मुद्दे क्या हैं? महंगाई। असल मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी। लेकिन ये दोनों ही मुद्दे इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि विपक्ष में बैठे नेता भी एकता फ्रॉड की श्रेणी में अपने को खड़ा कर लेते हैं और ऐसे ऐसे वादे करने लगते हैं जिससे आम मतदाता का ध्यान उन्हीं वादों पर चला जाए और असल मुद्दा गायब हो जाता है। हिमाचल और गुजरात में जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल शामिल है, उसमें सत्ताधारी भाजपा भी शामिल है, लेकिन महंगाई का क्या हाल है यह कोई देखने को तैयार नहीं है। दरअसल इस देश में महंगाई मोदी सरकार के आने के बाद हर क्षेत्र में 2 गुना हो गई है। जीवन जीना बेहद ही कठिन और मुश्किल होता चला जा रहा है। आप अपराध को भी देखें तो उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। उसकी एक वजह महंगाई है। आत्महत्या करते लोगों का फेहरिस्त जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि ज्यादातर आत्महत्या की वजह महंगाई है। और आदमी के सामने आप एकता फ्रॉड करते चले जाएं तो फिर आम आदमी उस भुलावे में आ ही जाता है। हमने पहले भी बताया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा बोलो और बुरा करो के ढर्रे पर एकता फ्रॉड करते चले जा रही है। अच्छे दिन आएंगे, यह लोगों से ही बुलवाया गया। उसके बाद महंगाई और दूसरे मुद्दों को लेकर भाजपा ने, काला धन को लेकर और भी कई मामले हैं, हिंदुत्व को लेकर किस तरीके से खेल खेला और सत्ता हासिल की।
उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब देखा उन्होंने कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हावी होने लगा है, तो बुलडोजर और हिंदुत्व के आसरे सत्ता हासिल कर ली। तब सवाल यह है कि क्या इसी तरीके का खेल हिमाचल और गुजरात में होगा? हिमाचल में कहते हैं कि बहुत बुरी स्थिति में है भाजपा। 21 विधानसभा क्षेत्रों में उनके बागी खड़े हैं और प्रधानमंत्री तक को फोन करके ये कहना पड़ रहा है कि मेरी फोन की कीमत को कम मत आंकना। यह एक तरह का धमकी था, लेकिन इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि संवैधानिक संस्था पंगु हो चुकी है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर कितने ही सवाल उठे हैं, लेकिन इन सब बातों का इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि सत्ता की धमक के आगे सारे संवैधानिक संस्था पहले भी नतमस्तक होते रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात में तो कई तरह के प्लान लेकर भाजपा उतर चुकी है। वह जानती है कि गुजरात हारने का मतलब 2024 भी गंवा देना है, इसलिए हर तरह का खेल गुजरात के चुनाव में होने लगा है। अब ओवैसी की एंट्री ने भी भाजपा के अनुकूल चुनाव को कर दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात की सत्ता संभाली थी और उसके बाद हुए पहले चुनाव में 127 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद चुनाव दर चुनाव भाजपा लगातार वहां सीटें गंवाती रही और 127 से 99 तक आ पहुंची। क्या इस बार और कम होगा? यह अहम सवाल है, लेकिन इन सवालों का इसलिए कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि भाजपा के पास ABCDO तक प्लान है, ओवैसी तक। और सब जानते हैं कि ओवैसी किस तरीके से मुस्लिम वोट का बंटवारा करके भाजपा के लिए मददगार साबित होते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है और यह बिहार में हुए अभी हाल में ही उपचुनाव में भी साफ दिखने लग गया है। लेकिन इन सब बातों का इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि ओवैसी ने खुद कहा है कि उन्हें संवैधानिक अधिकार है कि वे अपनी पार्टी का विस्तार करें, इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। यदि विपक्ष को जीतना है तो अपनी ताकत दूसरी तरीके से दिखाएं, और गलत भी नहीं कह रहे हैं ओवैसी। ऐसे में गुजरात को लेकर जो माहौल बन रहा है, क्या वह भाजपा के अनुकूल होता जा रहा है? क्या सचमुच भाजपा इस बार सीट बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी? कांग्रेस अपने खिसकते वोटों को संभाल पाएगी? ऐसे कितने ही सवाल हैं, चाहे मोरबी हो जाए या दूसरी कोई भी घटना को आप देख लीजिए, उससे भाजपा को इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह जानती है कि झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर हावी है कि उनके सामने फेल होती सत्ता का भी कोई मतलब नहीं है, उनके सामने महंगाई का भी कोई मतलब नहीं है, उनके सामने बेरोजगारी का भी कोई मतलब नहीं है, और न ही डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये की वजह से बदहाल होती देश की अर्थव्यवस्था भी कोई मायने नहीं रखता। तो ऐसी स्थिति में गुजरात का चुनाव महत्वपूर्ण तो है, लेकिन भाजपा के लिए अनुकूल होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जरूर नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग करके मुस्लिम वोटों को नाराज किया है, लेकिन क्या वह मुस्लिम वोट कांग्रेस को वोट देंगे या ओवैसी की तरफ चले जाएंगे? आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वह शहरी क्षेत्र में प्रभावशाली होते हैं, और गुजरात में जिन शहरी क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव है वहां भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उतना नुकसान पहुंचा पाएगी जितना
कांग्रेस के वोटों का विभाजन होगा? यह भी एक प्रमुख सवाल है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में क्या यह मान लिया जाए कि गुजरात में भाजपा को हराना बेहद मुश्किल है? चाहे मोरबी जैसी घटनाएं हो जाए, चाहे देश के प्रमुख अखबार कितने भी उन मासूम बच्चों की तस्वीरें प्रकाशित कर दे, गुजरात के कितने भी आप दुखद आंकड़े दे दें, बेरोजगारी, महंगाई और बीपीएल, किसी भी स्थिति में आप देख लीजिए तो 27 साल के शासन में जरूर यह सवाल उठना चाहिए था कि आखिर भाजपा कर क्या रही थी। जिस गुजरात मॉडल का वह देश दुनिया में ढिंढोरा पीटती है, उसकी हकीकत क्या है? क्या वहां अपराधियों को संरक्षण नहीं मिल रहा है? क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? यकीनन हो रहा है। मोरबी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2 करोड़ का काम 12 लाख में पूरा करके जिस तरीके से लीपापोती की गई, उसके परिणाम ये हुए हैं कि 150 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अपराधी ठसक से घूम रहा है। उनकी गिरफ्तारी तक अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि वह वोट बैंक साधने में लगा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अजय मिश्रा टेनी के मामले में भी क्या इसी तरीके का खेल नहीं खेला गया था? और इससे भी बड़ा तो बिल्किस बानो के दरिंदों को जिस तरीके से समय के पहले रिहाई की गई और उनका सम्मान किया गया, उनकी आरती उतारी गई, और ऐसा पूरे देश में चल रहा है कि अपराधियों के साथ किस ठसक के साथ भाजपा खड़ी हो जाती है और हरियाणा की सीट जीत लेती है। गुरमीत राम रहीम जैसे दरिंदे को हर चुनाव के पहले पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है, और इन सारे तिकड़मों के बीच या इस सारे राजनीतिक गणित के बीच या इन सारे चुनावी रणनीति के बीच कोई कैसे मुकाबला करेगा और चुनाव परिणाम क्या आएगा? क्या सचमुच लोगों के दिलों में या मन में महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा है जो अचानक मतदान के दिन इन मुद्दों के साथ वोट में तब्दील हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक टॉप फ्रॉड के इस दौर में क्या कुछ होगा, यह आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।